हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमने बहुत सी चीज़ें पहले जो है जानने का प्रयास कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने पहले पढ़ ली थी, और आज की क्लास के अंतर्गत हम वापस बात करने जा रहे हैं उसी अभिप्रेरणा की चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को अपन जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, हमने अभिप्रेरणा के अंतर्गत कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ प्रकृति पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं केवल आपको अभिप्रेरणा के संदर्भ में कुछ बातें ही करके बता रहा हूं, उसके ज्यादा अपन कुछ आगे नहीं पढ़ेंगे। वो उस दिन अपन ने वहां पे लॉक कर दिया था। उसी के आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं कि अभिप्रेरणा के बारे में हमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जो आपके कथन चल रहे थे, है ना। प्रमुख प्रकृति चल रही थी आपकी, और उसी प्रकृति को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा के बारे में, कि अभिप्रेरणा जो होती है ना, मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों होती हैं। प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों होती हैं। एक चीज आपको यह भी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है कि अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है, आपकी प्रक्रिया भी होती है और परिणाम भी होती है। कैसे कि कोई मोटिवेट आदमी यदि कोई प्रोसेस कर रहा है ना, तो हमें प्रोसेस में भी पता चल जाता है उसके व्यवहार से कि व्यक्ति जो है मोटिवेट है। और जब लक्ष्य को प्राप्त करके, जो लक्ष्य को देखने के बाद या लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो प्रसन्नता होती है, उससे भी उसकी अभिप्रेरणा हमें साफ तौर पर क्या होती है, प्रतीत होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा जो होती है वो प्रक्रिया भी है और साथ साथ में क्या है, आपका परिणाम भी है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे यदि अपन बात करें इसके संदर्भ में, तो आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है इसके साथ में, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है या अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ होता है वो किसी न किसी आवश्यकता के कारण होता है, किसी न किसी कमी के कारण होता है। आवश्यकता का मतलब यही होता है कि किसी कमी का आभास करना, या किसी कमी के कारण जो है हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे शरीर के अंदर भोजन की कमी होती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं से हमें क्या मिलने लगती है, अभिप्रेरणा मिलने लगती है। तो यहाँ पे एक अच्छा कथन हम ये भी याद रख सकते हैं कि अभिप्रेरणा का जन्म हमेशा किसी न किसी आवश्यकता से होता है। क्या याद रखोगे, अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है वो किससे होता है, तो अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है, आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों, किसी न किसी आवश्यकता से होता है, किसी न किसी जरूरत से जो है अभिप्रेरणा जन्म लेती है या अभिप्रेरणा प्रकट होती है। तो अभिप्रेरणा एक तरीके से भले ही आप ये मान सकते हो कि आंतरिक प्रक्रिया है, किसी निश्चित दिशा के अंदर कार्य करती है, यह एक उद्देश्यपूर्ण होती है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है वो किससे होता है, किसी न किसी आवश्यकता से होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज हमारे दिमाग में और आती है कि आपको पता है कि जब हम अभिप्रेरित होकर के किसी प्रोसेस को कर रहे होते हैं, मोटिवेट होकर के किसी क्रिया को कर रहे होते, तब हमारे अंदर इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है, अभिरुचि होती है उस विषय के प्रति। तो कभी कभी हमारे सामने अभिप्रेरणा को लेकर के ये सवाल उठते हैं, क्या अभिरुचि के अभाव में भी अभिप्रेरणा बनी रहती है या अभिप्रेरणा नहीं बनी रहती है। कि किसी बालक का यदि इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मानोगे कि आप उसके अंदर अभिप्रेरणा है, या उसका इंटरेस्ट है तभी हम मानेंगे कि इसके अंदर अभिप्रेरणा है। तो यहां पे एक बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कि अभिरुचि के अभाव में भी अभिप्रेरणा बनी रहती है। यानी कि किसी बालक का यदि इंटरेस्ट कम हो गया या किसी बालक का इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके बावजूद भी उसकी अभिप्रेरणा क्या रहेगी, बनी रहेगी। कैसे कि मान लीजिए एक बालक को प्यास लगी है,
उसको पानी की आवश्यकता है और मैं ये कहता हूं कि उसका पानी पीने का मन नहीं है, फिर भी उसको पीना पड़ेगा, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है एक आंतरिक शक्ति है, वो आपको उसकी तरफ धकेलती है। यानी कि जैसे कोई अभिप्रेरित बालक है जिसको नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो तैयारी कर रहा है रीट वगैरह की, और वो ये मानता है कि मुझसे सबसे ज्यादा जरूरत है इस भर्ती की या इस भर्ती को निकालने की, तो आप स्वयं देखेंगे कि उसका भले ही पढ़ने में मन नहीं होगा फिर भी वो पढ़ेगा, क्योंकि ये काम कौन करवाती है? अभिप्रेरणा करवाती है। आप इससे अभिप्रेरणा की शक्ति का या अभिप्रेरणा के पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरेस्ट न होने पर भी वो क्या रह रही है? क्रियाशील रह रही है। तो यहां पे एक कथन आपको महत्वपूर्ण और ध्यान रखना है अभिप्रेरणा के बारे में। वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों? वो ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा अभिरुचि के अभाव में भी, अभिरुचि के अभाव में भी क्रियाशील रहती हैं, अभिरुचि के अभाव में भी क्रियाशील रहती हैं। ये कथन आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, भले ही हमारे अंदर अभिप्रेरणा अभिरुचि न हो, उसके बावजूद भी क्या रहेगी मेरे दोस्तों? आपको ये ध्यान रखना है, उसके बावजूद भी हमारी अभिप्रेरणा बनी रहेगी। ये आपको रखना है यहाँ पे ध्यान। उसके बाद कुछ कथन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे 2-4 कथन अभिप्रेरणा के बारे में और लिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा क्या माने जाएंगे? इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, जो आपको हल्के फुल्के क्या रखने हैं मेरे दोस्तों? याद रखने हैं, या आपको उसके संदर्भ में हल्की फुल्की क्या होनी चाहिए दोस्तों? जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा जो है ना, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहलाता है। सर्वोच्च राजमार्ग, स्वर्ण पथ राजमार्ग कहलाता है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ कहलाता है। क्यों कहलाता है ये समझिए कि किसी भी बालक को यदि अधिगम करना है, किसी भी बालक को यदि जो है लर्निंग करनी है, किसी चीज को सीखना है, तो उसमें अभिप्रेरणा की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। अब आप कहोगे कि सर अभिप्रेरणा की भूमिका सबसे ज्यादा कैसे होगी? तो आपको यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे? कि मान लीजिए कि किसी बालक को कोई चीज सीखनी है, तो आपको भी पता है कि सीखने से पहले हमारे अंदर अभिप्रेरणा होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर उत्तेजना कौन पैदा करेगा? हमें क्रियाशील कौन बनाएगा? हमें सक्रिय कौन बनाएगा? है ना? तो कि हमारे अंदर तत्परता कौन लेकर के आएगा? अभिप्रेरणा लेकर के आएगी। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए व्यक्ति का तत्पर होना जरूरी है, व्यक्ति का सक्रिय होना जरूरी है, व्यक्ति का क्रियाशील होना जरूरी है। और तत्परता, सक्रियता और क्रियाशीलता जो हमारे अंदर लेकर के आती है, वो कौन लेकर के आती है? तो ये ध्यान रखना कि वो लेकर के जो आती है उसका नाम अभिप्रेरणा है। ये बात कौन कहता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये कहने वाला व्यक्ति था स्किनर। स्किनर ने कहा है ये कि अभिप्रेरणा जो है वो क्या मानी जाएगी मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, या इसको अपन कह सकते हैं एक प्रकार का स्वर्ण पथ जो है आपको कहलाएगी दोस्तों। आपको यह ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, एक कथन यहां पे और आता है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? निश्चित उद्देश्य के प्रति, निश्चित उद्देश्य के प्रति किया गया निश्चित व्यवहार, निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा कहलाता है। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है कि निश्चित उद्देश्य के प्रति किया गया निश्चित व्यवहार जो है वो क्या कहलाएगा? आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। कैसे? कि अपन ने पहले पढ़ा था कि जब भी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वो एक निश्चित दिशा में काम करता है। निश्चित दिशा कौन सी होती है? निश्चित दिशा का मतलब जो आपके लक्ष्य की दिशा है, जहां तक आपको पहुंचना है या जहां तक पहुंचने के लिए आप प्रोसेस कर रहे हो, वहां तक पहुंचने का प्रयास ही करता है। तो जब व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य के प्रति कोई निश्चित
निर्देशित व्यवहार कर रहा है तो उससे यह पता चलता है कि व्यक्ति अभिप्रेरित है। जैसे देखो कि आप सब लोगों ने टारगेट बना रखा है कि मुझे ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 जिसमें भी आपको सिलेक्शन लेना है या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमेशा इस चीज का ये टारगेट बना करके चलना है कि आपका टारगेट क्या है। जॉब आपके टारगेट है, नौकरी आपका टारगेट है, भर्ती। तो आपके द्वारा दिन भर में की जाने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर आधारित होनी चाहिए, है ना। देखो जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें लगता है कि हमने 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपन 9 घंटे सो गए, फिर अपन सोचते कि यार एक स्टूडेंट होने के नाते हमें 9 घंटे नहीं सोना चाहिए था, हमें तो 6 घंटे ही सोना चाहिए था। तो दोस्तों आपका ये 9 घंटे सोना भी एक प्रकार से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहलाएगा। कैसे कि आपने 14 घंटे तक एक मानसिक क्रियाएं की, 14 घंटे तक एक ऐसा काम किया जिसमें केवल और केवल क्या लगाना पड़ा, आपको दिमाग लगाना पड़ा। अब आपने यदि 9 घंटे रेस्ट किया है तो उस दिमाग को आपने क्या किया है, वापस संतुलित किया है ताकि अगले दिन वो 14 घंटे कार्य करने के लिए फिर से तत्पर हो जाए। तो वो 9 घंटे की जो आपकी नींद है वो भी क्या कहलाएगी, लक्ष्य निर्देशित कहलाएगी। मतलब हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन में किया जाने वाला प्रत्येक व्यवहार यदि लक्ष्य निर्देशित है तो इसका मतलब व्यक्ति अभिप्रेरित है, वरना उसके अंदर किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा नहीं है। यह कथन कौन कहता है मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, यह कथन कहने वाला व्यक्ति है वुडवर्थ। भाई किसने कहा था कि निश्चित लक्ष्य के प्रति किया गया निश्चित व्यवहार ही अभिप्रेरणा कहलाता है, तो यह कहने वाला व्यक्ति था आपके, ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है, एक परिभाषा और ध्यान रखनी है यहां पे जॉनसन की। अभिप्रेरणा व्यवहार को निर्देशित करती हैं, व्यवहार को निर्देशित करती हैं। यह बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, निर्देशित करती हैं। यह कथन कहा था जॉनसन ने। जॉनसन देखिएगा ये कथन क्या कहता है, हम कभी भी एक अभिप्रेरित बालक के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो होती है वो हमेशा स्पष्ट होती है। कई बार क्या होता है ये क्रियाएं दोनों लोग करते हैं, अभिप्रेरित लोग भी करते हैं और किसी के प्रभाव में आके भी लोग क्रियाएं कर देते हैं। तो प्रभाव में आकर के जब व्यक्ति किसी क्रिया को प्रारंभ कर देता है या किसी लक्ष्य को प्रारंभ कर देता है तो वो अपने व्यवहार को सही तरीके से निर्देशित नहीं कर पाता है कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कहां से शुरू करना है, कहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजें उसको नहीं पता होती है क्योंकि वो प्रभाव में। और एक व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वो क्या करता है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसका व्यवहार सही दिशा में सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ने का काम करता है। तो अभिप्रेरित बालक यदि हैं तो उसके व्यवहार को निर्देशित करने का काम कौन करेगी, आपके अभिप्रेरणा करेगी कि किस समय पे आपको कौन सा और किस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे आपको सफलता क्या मिल पाए, सही मिल पाए। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था मेरे दोस्तों, जॉनसन था। ये कथन भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। एक अंतिम याद रखना, किसी क्रिया को प्रारंभ करना, किसी क्रिया को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति तक उसे बनाए रखना अभिप्रेरणा है। उसे बनाए रखना ही अभिप्रेरणा है, बनाए रखना अभिप्रेरणा है। गुड एनफ की यह परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। गुड एनफ महोदया क्या कहती है, यह कहती है कि भाई आपने किसी काम को प्रारंभ कर दिया, कोई भी क्रिया है उसकी आपने क्या कर दी, शुरुआत तो कर दी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि केवल क्रिया की शुरुआत होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, लक्ष्य प्राप्ति तक वो क्रिया वैसी की वैसी क्या रहनी चाहिए, बनी हुई रहनी चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि व्यक्ति अभिप्रेरित है। आपने क्रिया प्रारंभ तो कर दी और बीच में जाकर के क्रिया के अंदर क्या आ गई दोस्तों, थोड़ा हल्का फुल्का क्या आ गया दोस्तों, झुकाव आ गया, क्रिया थोड़ी सी क्या हो गई, कमजोर हो गई, हम निष्क्रिय हो गए। ऐसा नहीं कि अभिप्रेरित बालक बीच में जाकर के डाउनफॉल पर नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी अभिप्रेरणा की तीव्रता में कमी आती है, लेकिन वो डाउन जाते जाते उसको तुरंत आभास हो जाता है कि मैं नीचे जा रहा हूं और वापस उसके अंदर अभिप्रेरणा आती है और आगे खींच लेती है। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि किसी क्रिया को प्रारंभ करना और उसे अंत तक बनाए रखने का नाम अभिप्रेरणा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था आपके गुड इनफ के द्वारा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये 4-5 कथन ऐसे हैं जो आपको क्या रखने हैं दोस्तों, हल्के फुल्के याद रखने हैं। पहला कथन कौन सा याद रखना है? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन याद रखना है जो आपके स्किनर ने कहा था। स्किनर ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा आपके अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, एक प्रकार का स्वर्ण पथ है जिसके द्वारा लर्निंग बहुत आसानी से की जा सकती है, अर्थात बालकों को सिखाने से पहले उसको अभिप्रेरित करना जरूरी होगा। दूसरा कथन कौन सा आता है? निश्चित उद्देश्य के प्रति किया गया निश्चित व्यवहार ही क्या है? हमारी अभिप्रेरणा है। ये बात कौन कहते हैं? तो ये बात कहते हैं दोस्तों वुडवर्थ कहता है। तीसरा कथन आपको जॉनसन का याद रखना है कि अभिप्रेरणा हमेशा व्यवहार को क्या करती है? तो अभिप्रेरणा हमेशा व्यवहार को क्या करती है? निर्देशित करती है। निर्देशित करने का मतलब क्या हो गया कि आपको सही दिशा के अंतर्गत लेके जाने का कार्य करेगी। चौथा कथन आपको याद किसका रखना है? गुड एनफ का याद रखना है। और गुड एनफ क्या कहती है? किसी क्रिया को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति तक उस क्रिया को ठीक वैसे ही बनाए रखने का नाम क्या है? अभिप्रेरणा है। यह कथन भी आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ये 4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। जहां पे मैंने ये इंपोर्टेंट का है ना सिंबल भी लगा रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहलाती है आपके अभिप्रेरणा की प्रकृति। ये छोटी छोटी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। मेन डाटा तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले भी कम से कम हमें ये चीज क्या हो जानी चाहिए? थोड़ी सी पता हो जानी चाहिए। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो पढ़ते हैं अपन मोटिवेशन सर्कल, या इसको कहा जाता है अभिप्रेरणा चक्र। मोटिवेशन सर्कल या इसको क्या कहा जाएगा? अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र। देखिएगा अभिप्रेरणा चक्र कैसे काम करता है। मैं आपको बहुत सही तरीके से जो है इस चक्र को पूरा समझाता हूं। देखिएगा मैं यहां पे कुछ एक बार थोड़ा सा कोई सर्कल ले लेता हूं, एक बार बना देते हैं, फिर इसको सेट कर देंगे वापस, है ना। चलिएगा अपन पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र देखिएगा ये अभिप्रेरणा चक्र कैसे काम करता है, क्या होता है। यहां से आपको पूरी अभिप्रेरणा, पूरा मोटिवेशनल टॉपिक एक इस चक्र से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना, मोटिवेशन के अंतर्गत 3 तत्व सबसे ज्यादा काम करते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा जब भी व्यक्ति कोई क्रिया करना प्रारंभ करता है तो 3 घटक की यहां पे भूमिका क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो यहां पे बाहरी वाला जो भाग है, यहां पे एक घटक आता है जिसको कहा जाता है आवश्यकता। जिसको क्या कहा जाएगा? आवश्यकता। अब यहां पे ध्यान रखना, इसको, इस घटक को क्या कहा जाएगा? आपके आवश्यकता। अब आप बताओ कि आवश्यकता का मतलब क्या होता है? आवश्यकता का मतलब होता है किसी कमी का आभास करना। किसी कमी का आभास करना। आभास करना कि जब व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे अंदर किसी न किसी चीज की कमी है तो वो उस चीज को प्राप्त करना चाहता है, और उसी का नाम क्या है? आवश्यकता है। जैसे देखिएगा एक व्यक्ति के शरीर में यदि पानी की कमी होती है तो उसको किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। भोजन की कमी हुई तो किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से यदि उसके अंदर किसी कमी का आभास हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आएगी? आवश्यकता। यानी कि अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए व्यक्ति के अंदर सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? तो उसके अंदर सबसे पहले चीज होनी चाहिए आवश्यकता, यानी कि नीड। आवश्यकता को अपन किससे लिखेंगे? तो यहां पे मैं लिख देता हूं नीड से। आवश्यकता का मतलब जब भी हमारे अंदर किसी चीज की कमी होती है या हमें किसी चीज की जरूरत होती है और उस जरूरत से हमारे अंदर एक तनाव बढ़ता है, हमारे अंदर एक टेंशन बढ़ती है कि मुझे ये चीज चाहिए होती है। भाई आवश्यकता होने पर व्यक्ति के अंदर तनाव अपने आप आ जाता है। भाई कमी है, कोई चीज हमें चाहिए तो एक बार तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा, और उस तनाव का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उस तनाव का नाम है आपके चालक। उसका नाम क्या है? चालक। इसी को कहते हैं आपके प्रणोद। इसी चालक को क्या कहेंगे? तो इसी को कहा जाता है प्रणोद। इसी को कहा जाता है आपके अंतर्नोद। इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अंतर्नोद। इसी को कहा जाता है ड्राइव।
मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मोटिवेशन जो आता है वो किससे आता है मेरे दोस्तों? ड्राइव से आता है। मोटिवेशन जो आता है वो किससे आता है? चालक से आता है। चालक क्या है? ये सारी चीजें क्या है, या ये ड्राइव क्या है, ये प्रणोद क्या है? तो ध्यान रखना, कमी से उत्पन्न होने वाला तनाव, कमी से उत्पन्न होने वाला तनाव क्या कहलाएगा? तो कमी से उत्पन्न होने वाला तनाव जो है वो क्या कहलाता है आपके? एक तरीके से वो आपके कहलाता है प्रणोद। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर तो क्या आएगी? आवश्यकता, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ड्राइव। और ड्राइव को जो है अपन किससे लिख देंगे मेरे दोस्तों? तो इसको लिख देंगे अपन डी से। किससे लिख देंगे? डी से। तो सबसे पहले क्या आएगी? हमारे अंदर आवश्यकता आएगी, और आवश्यकता के तुरंत बाद हमारे अंदर क्या उत्पन्न होती है? तो आवश्यकता से हमारे अंदर ड्राइव आता है, एक चालक आता है। और इसका काम क्या है कि ये आपके साथ में तनाव तो उत्पन्न करेगा, लेकिन तनाव के, क्योंकि तनाव जैसे ही आपके अंदर उत्पन्न होगा तो ये तनाव कौन सा है? हमने पहले तनाव पढ़ा था कि तनाव दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक तनाव होता है और एक नकारात्मक तनाव होता है। जब अपन ने समायोजन पढ़ा था तब मैंने आपको यह बात बताई थी। एक तनाव ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति हार थक करके बैठ जाएगा, कुछ नहीं, वो काम से भागता है। एक तनाव ऐसा होता है जो वो काम की गति को बढ़ाता है, तो ये वो वाला तनाव है, सकारात्मक वाला तनाव है। ये तनाव जैसे ही किसी व्यक्ति के अंतर्गत प्रवेश करेगा और व्यक्ति अपने आप क्या बन जाएगा? क्रियाशील बन जाएगा। व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? तत्परता आ जाएगी। व्यक्ति अपने आप क्या बन जाएगा? तो व्यक्ति अपने आप यहां पे क्या बन जाएगा? सक्रिय बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। यानी कि ये एक सकारात्मक तनाव है जो व्यक्ति के अंदर क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये एक सकारात्मक तनाव है जो व्यक्ति के अंदर तत्परता को बढ़ाता है। ये एक सकारात्मक तनाव है जो व्यक्ति के अंदर जो है आपकी सक्रियता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो पहले व्यक्ति क्या करेगा? कमी। कमी इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर कोई आवश्यकता आएगी। आवश्यकता आते ही व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आवश्यकता आते ही आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न होगा? तनाव। और उस तनाव का नाम क्या है? प्रणोद। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे मैंने चालक लिखा है, आपके इस गोले के अंदर मैं लिखता हूं व्यक्ति का लक्ष्य। भाई यहां पे व्यक्ति का क्या होता है? गोल, लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब क्या है? एक तरीके का प्रोत्साहन जो व्यक्ति प्राप्त करना चाह रहा था, जिसको व्यक्ति क्या करना चाह रहा था? प्राप्त करना चाह रहा था। जैसे देखिएगा, व्यक्ति के अंदर भोजन की कमी हुई तो व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाह रहा है? भोजन। तो ये भोजन उसका क्या कहलाएगा? लक्ष्य कहलाएगा। और जैसे ही व्यक्ति के अंदर चालक आएगा, तनाव बढ़ेगा, तत्परता आएगी, और तत्परता से व्यक्ति क्रिया करना शुरू करेगा तो किसको प्राप्त करेगा? लक्ष्य को सबसे पहले प्राप्त करेगा। और जैसे ही वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो उसको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। भाई उसको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा ना, कि भूख लग रही थी, व्यक्ति दौड़ता भागता घर पे आया, घर पे आते ही उसने भोजन किया, और भोजन प्राप्त देखते ही भोजन उसके हाथ में आते ही उसको क्या होगा? एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलेगा कि बस अब मैंने प्राप्त कर लिया जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था, और वो भोजन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। अब देखो मैं इस उदाहरण से आपको, प्रोत्साहन का मतलब होता है इंसेटिव, और इसको अपन लिखेंगे आई से। किससे लिखेंगे मेरे दोस्तों? आई से। अब यहां पे आपको देखो मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। जैसे देखिएगा, उदाहरण यहीं से ले लेता हूं, इसी का उदाहरण जो है इसी के साथ में अपन सेट कर लेते हैं। देखिएगा, आवश्यकता का मतलब क्या है? कमी। जैसे भोजन की कमी, जैसे भोजन की कमी है ना, आपके अंदर शरीर के अंदर क्या होगी? भोजन की कमी। अब आपके अंदर क्या उठेगा? तनाव। तनाव किससे उठेगा? प्रणोद। तो तनाव क्या है? तो एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, भोजन प्राप्ति की तीव्र इच्छा। भोजन प्राप्ति की तीव्र इच्छा, कि व्यक्ति के अंदर इतनी तेज इच्छा जगती है कि नहीं अब तो मैं भोजन प्राप्त कर लूंगा। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? भोजन प्राप्त कर लेना। भोजन प्राप्त कर लेना, भोजन प्राप्त कर लेना। यहां आकर के इसका उद्देश्य समाप्त हो जाए। क्लियर? अब उसने भोजन प्राप्त किया, उसको प्रोत्साहन मिल गया। अब वापस क्या होगा? ठीक अगले सेकंड, अगले मिनट, अगले घंटे या अगले दिन उसके अंदर और किसी कमी का एहसास होगा, और कोई चालक आएगा, फिर वो प्रोत्साहन प्राप्त करेगा, फिर नया चालक बनेगा, फिर कोई कमी होगी, फिर चालक बनेगा, फिर प्रोत्साहन, फिर कमी, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन। ये सर्कल चलता रहता है। इसी का नाम है अभिप्रेरणा चक्र। इसी का नाम क्या है? मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। लोग अभिप्रेरणा चक्र के अंदर 5-5 पॉइंट को डालते हैं, मैं नहीं डाल रहा। वो कैसे? जबरदस्ती। आवश्यकता है ना,
आवश्यकता का मतलब किसी कमी, कमी फिर क्रिया, क्रिया से बाद निर्देशित क्रिया, निर्देशित क्रिया के बाद लक्ष्य प्रोत्साहन, लक्ष्य के बाद में व्यक्ति क्या हो जाएगा, समायोजित, है ना। अब आपको यहाँ पे ये भी मैं समझाऊंगा सारा का सारा चैप्टर, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि इस तरीके से ये काम करता है। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने कि मुझे ये बताओ, चालक की चालकता जो है किसके ऊपर निर्भर करती है, आपके कमी के ऊपर। जितनी आप आवश्यकता को महसूस करोगे उतनी आपके अंदर चालकता होगी। उदाहरण के लिए आपके लिए नौकरी जितनी ज्यादा जरूरत होगी आप उतना ही अधिक पढ़ोगे। तो आपकी चालकता किस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आपको आवश्यकता कितनी है ना। आपका प्रणोद, आपका ड्राइव किस चीज पर निर्भर करेगा, आवश्यकता। फिर आप उसके अनुसार अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रोत्साहन प्राप्त कर लेने के बाद या लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद चालक की चालकता या प्रणोद के ऊपर या ड्राइव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या चालक की चालकता में कमी आती है, क्या चालक की चालकता में वृद्धि होती है, क्या चालक की चालकता बनी रहती है, या चालक की चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद चालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीका सीखो, देखो इसी उदाहरण से समझना। आपको किसकी कमी थी, भोजन की कमी थी। आप किसके लिए क्रियाशील थे, भोजन प्राप्ति के लिए। बताओ प्रोत्साहन में आपको क्या मिला, भोजन। अब आपने भोजन कर लिया, तो जैसे ही आपने भोजन किया तो आपके अंदर जो ड्राइव से ये तनाव बढ़ा हुआ था, ये तनाव घटेगा या तनाव बढ़ेगा। भाई तनाव किससे आया, भोजन की कमी से। हमने भोजन कर लिया तो तनाव क्या होगा, घटेगा। तनाव घटेगा मतलब क्या हो गया, चालक की चालकता में कमी आएगी, प्रणोद की जो है प्रभाव घटेगा। यहां पे ड्राइव जो है एक बार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ध्यान रखना, आवश्यकता की पूर्ति होने पर अभिप्रेरणाएं रुक जाया करती हैं कि एक बार यदि अपन को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो यहां अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो एक बार अभिप्रेरणा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। एक बार मोटिवेशन जो है वो हो जाएगा, सर्कुलेशन चलेगा, फिर नई नीड आएगी, नया ड्राइव आएगा, नया इंसेंटिव आएगा। लेकिन एक बार क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, प्रोत्साहन के बाद चालक की चालकता में घटती है, कमी आती है। अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर तनाव कम हो जाता है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर अभिप्रेरणाएं शांत हो जाया करती हैं। एक कथन तो आपको ध्यान रखना। दूसरा, आपको यहां पे एक कंफ्यूजन और आएगा कि आवश्यकता जो है वो प्रणोद का उत्पाद है या प्रणोद आवश्यकता का उत्पाद है। इसको सिंपल ऐसे समझो कि आपको आवश्यकता की वजह से आपके अंदर चालक आया या चालक से आपके अंदर आवश्यकता आई। तो ध्यान रखना कि यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि भोजन की कमी हुई, इसीलिए आपको किसकी आवश्यकता है। इस तरीके भाई आपको, जैसे यहां पे अपन ये कह सकते हैं, जैसे मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, भूख। तनाव क्या है आपका यहां पे, भूख। भूख का मतलब क्या है, मुझे बताओ आपको भूख क्यों लगी, क्योंकि हमारे अंदर भोजन की क्या हुई, कमी हुई। तो इसका मतलब प्रणोद आवश्यकता से नहीं आता, आवश्यकता से प्रणोद आता है। प्रणोद से आवश्यकता का जन्म नहीं होता है, आवश्यकता से किसका जन्म होगा, प्रणोद का जन्म होगा। यह कथन भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, याद रखना है। अब बताओ कि आपको अभिप्रेरणा चक्र समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से अभिप्रेरणा चक्र काम करता है। यह एक सिंपल सा इनका लॉजिक है जिसको आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, संभाल के रखना है। अब देखो यहां पे मैं आपको दो तीन चीजें और क्लियर करवाता हूं, देखिएगा दो तीन चीजें और। पहली चीज तो आपको यहां पे क्या याद रखनी है चक्र के संदर्भ में, पहली चीज क्या याद रखोगे, प्रोत्साहन के बाद चालक की चालकता में कमी आती है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर अभिप्रेरणा शांत हो जाती है, अभिप्रेरणा शांत हो जाती है, शांत हो जाती। एक चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी। फिर आपको ध्यान रखना है लक्ष्य प्राप्ति या वही प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्ति को अपन क्या कहेंगे, एक तरीके से प्रोत्साहन कहेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद
लक्ष्य प्राप्ति या प्रोत्साहन के बाद तनाव घटता है, तनाव घटता है। ये तीन कथन आपको इसके संदर्भ में क्या रखने हैं मेरे दोस्तों, याद रखने। भाई कौन कौन से याद रखोगे कि आपको प्रोत्साहन के बाद चालक की चालकता में कमी आएगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर अभिप्रेरणा भी क्या हो जाएगी, आपकी शांत हो जाएगी, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद या प्रोत्साहन के बाद जो है इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या होगा, एक बार आपके इसका तनाव क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, घटेगा। अब देखिएगा वापस पहले वाले पेज के ऊपर जाते हैं। मैंने आपको यह कहा कि आवश्यकता का मतलब है नीड, प्रणोद का मतलब है डी, और प्रोत्साहन का मतलब है आई यानी कि इंसेटिव। यदि अब मैं इन सबको एक बार जोड़ता हूं तो अभिप्रेरणा का सूत्र बन जाता है। कैसे कि मैं आपको कहूं कि बताओ मोटिवेशन क्या है, तो आप सीधा सा कह सकते हो मोटिवेशन का मतलब है एन, एन से क्या आएगा डी, और डी से क्या आएगा आई। ये हो गया आपके मोटिवेशन का सूत्र कि मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब पहले नीड यानी आवश्यकता आएगी, फिर डी यानी कि ड्राइव आएगा, फिर आई यानी कि इंसेटिव आएगा, और जैसे ही ये इंसेटिव आएगा तो हमारे अंदर तनाव अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, तनाव की सीमा जो होगी वो घट जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या है समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले हमारे अंदर क्या आती है, आवश्यकता। सबसे पहले हमारे अंदर क्या आती है, आवश्यकता। आवश्यकता से क्या बढ़ता है, तनाव। तनाव से व्यक्ति क्या होता है, कुसमायोजित। तनाव होगा तो व्यक्ति अपने आप क्या हो गया, अनएडजस्ट हो गया। व्यक्ति कुसमायोजित होता है तो वो क्या करने लगता है, समायोजन के लिए क्रिया करने लगता है। क्रिया करने लगता है तो बहुत सारी क्रियाएं क्या होती है, उससे गलत हो जाती है, और फिर एक अच्छी क्रिया करता है, उसको कहते हैं निर्देशित क्रिया। निर्देशित क्रिया, निर्देशित क्रिया का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार की सही क्रिया। और जैसे ही व्यक्ति निर्देशित क्रिया करेगा तो वो किसको प्राप्त कर लेगा, लक्ष्य को। लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, तनाव कम, और तनाव कम होगा तो व्यक्ति वापस से क्या हो जाएगा, समायोजित। ये इस प्रकार से जो है एक चलता है कि आवश्यकता आएगी, तनाव आएगी, व्यक्ति को समायोजित होगा, क्रिया करेगा, क्रिया में फिर निर्देशित क्रिया करेगा, निर्देशित क्रिया से लक्ष्य प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्ति से तनाव कम होगा, और तनाव कम होते व्यक्ति क्या हो जाएगा, समायोजित। ये इस प्रकार से एक अभिप्रेरणा का पूरा क्या चलता है मेरे दोस्तों, सिस्टम चलता है। क्लियर। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखो आराम से पढ़िएगा, मैं अभिप्रेरणा आज खत्म करने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने बचा के रखी कि नहीं, घास नहीं काटेंगे, एक क्लास और पढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे। देखो पढ़ना एक बार में ऐसा है कि इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार में इतना सटीक पढ़ लो, अभिप्रेरणा पढ़ रहे हो तो एक ही बार में अभिप्रेरणा ऐसी पढ़ लो कि अब अभिप्रेरणा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। मैंने आपको कुछ प्रकृति पहले लिखाई थी और आज मैंने कुछ प्रकृतियां लिखाई जिसके अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा को प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको परिणाम भी कहते हैं। इसका जन्म हमेशा किससे होता है, आवश्यकता से होता है। और एक ध्यान रखना कि ये अभिरुचि के अभाव में भी हमारी अभिप्रेरणाएं क्या रहती है दोस्तों, क्रियाशील रहती है। चार परिभाषाएं मैंने आपको यहां पे बताई जो ध्यान रखनी है। निश्चित उद्देश्य के प्रति किया गया निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा कहलाता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है, ये स्किनर ने कहा था। अभिप्रेरणा व्यवहार को निर्देशित करती है, जॉनसन। किसी क्रिया को प्रारंभ करना तथा उसे लक्ष्य प्राप्ति तक बनाए रखना, ये किसने कहा था, गुडेनफ ने। फिर अपन ने पढ़ा था अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र में तीन चीजें आएगी। किसी कमी से हमारे अंदर एक आवश्यकता आती है, आवश्यकता आएगी, आवश्यकता से हमारे अंदर एक ड्राइव आएगा और ड्राइव से हम क्या करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आवश्यकता का मतलब कमी, और चालक या प्रणोद का मतलब कमी से उत्पन्न होने वाला वह घटक जिससे हमारे अंदर तनाव आता है, तो वो क्या है, भूख। और प्रोत्साहन का मतलब क्या है, भोजन जो हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि अभिप्रेरणा को हम कहते हैं नीड, आवश्यकता को हम कहते हैं नीड, प्रणोद को हम कहते हैं ड्राइव, लक्ष्य को हम कहते हैं इंसेटिव। तो एन
एन से डी, डी से आई, इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका मोटिवेशन। ये आपको मोटिवेशन का स्ट्रक्चर्स याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको तीन चीजें और बताई थी कि प्रोत्साहन के बाद चालक की चालकता में क्या आएगी, कमी आएगी। आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर अभिप्रेरणाएं क्या होती है, शांत हो जाती है। लक्ष्य प्राप्ति या प्रोत्साहन के बाद हमारा तनाव भी क्या होता है, घटता है। ये कैसे चलेगा पूर्ण रूप से कि सबसे पहले हमारे अंदर किसी कमी होगी, कमी से हमारे अंदर क्या आएगी, आवश्यकता, आवश्यकता से हमारे अंदर क्या आएगा, तनाव, तनाव का मतलब वही हमारे अंदर क्या आएगा, एक प्रकार का ड्राइव। वो हमें क्या करेगा, कुसमायोजित, तो हम समायोजित होने के लिए क्या करेंगे, क्रियाएं। तो हो सकती है कुछ क्रियाएं गलत हो, लेकिन एक क्रिया हमसे कौन सी हो जाएगी, जो सही होगी, और उसी सही क्रिया से हम किसको प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य को। लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर तनाव क्या हो जाएगा, कम, और तनाव कम होते ही व्यक्ति क्या हो जाएगा, समायोजित। ये आपके अभिप्रेरणा का एक चक्र कहलाता है, या ये एक आपके अभिप्रेरणा का पूरा सिस्टम कहलाता है ना। बड़े दिनों बाद हमने क्लास ली है, अब आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी, नो डाउट। संडे के अलावा आपकी कभी भी क्लास बंद नहीं रहेगी, रेगुलर आपको क्लास मिलेगी जब तक आपकी क्लासें कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो बिल्कुल आपको जो है तैयारी के साथ मन लगा करके आपको पढ़ना है। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करके बताएं कि आज की क्लास में वाकई में आपको कुछ अलग या यूनिक तरीके से कुछ सीखने को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि आप एक अच्छा कमेंट करके जाएंगे तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।